हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, बाकी के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करते हैं। सो 5 6 7 8 9 एंड ओके 9 क्वेश्चन हो चुके थे। नाउ 10th क्वेश्चन है हमारा, टेंथ क्वेश्चन इज enumerate the reaction of D-glucose which cannot be explained by the open chain structure। तो हमने ये देखा था कि जनरली एल्डिहाइड जो है वो काफ़ी सारे टेस्ट देते हैं, बट इन केस ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बट एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी वो एल्डिहाइड वाले टेस्ट नहीं देते। ऐसा क्यों है और कौन कौन से वो टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, इस वजह से वो कुछ टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। ठीक है, दी पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज do not react with hydroxylamine। ठीक है, जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एंड ये इंडिकेट करता है कि CHO ग्रुप जो है इसमें वो कैसा है, एब्सेंट है। ठीक है, फ्री फॉर्म में नहीं है। दिस इंडिकेट that there is no free aldehyde in glucose। ये हमें क्या बताता है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड गिव 2,4-DNP टेस्ट, सिफ टेस्ट है ना, और NaHSO4 के साथ रिएक्ट भी करके हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, बट हाउएवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज डज नॉट अंडरगोज दीज रिएक्शंस। ठीक है, एल्डिहाइड गिव, ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट, एल्डिहाइड 2,4-DNP टेस्ट भी देता है, सिफ बेस टेस्ट भी देता है। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट, सिफ टेस्ट, एंड और किसके साथ रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट विद NaHSO4 टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। बट लेकिन glucose does not undergoes these reaction, but glucose does not undergoes these रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज ये सारे के सारे रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। देखो, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जाता है कि ग्लूकोज जो है वो उसके 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, राइट। सो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा, अल्फा एंड बीटा। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, सो द अल्फा फॉर्म क्रिस्टलाइन, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन। कैसे बनता है,
क्रिस्टलाइन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, किससे मिलके बनता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से, राइट? सो द अल्फा फॉर्म क्रिस्टलाइन, the alpha form crystalline from a concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. At 303 Kelvin. ठीक है, वहीं अगर हम बीटा की बात करें तो द बीटा फॉर्म क्रिस्टलाइन फ्रॉम किससे बनता है ये? यस, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन, फ्रॉम hot and saturated aqueous solution. क्लियर, समझ में आ गया? और इसका टेम्परेचर क्या है? 371 केल्विन, एट 371 केल्विन. ठीक है, एंड इनका जो बिहेवियर है ये एक्सप्लेन नहीं करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो दिस बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. दिस बिहेवियर कैन नॉट बी explained by the open chain structure of ग्लूकोज. ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर इस बारे में इसकी डिटेल नहीं देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th. So question 11th is, what are essential and non-essential amino acids? Give 2 examples of each type. तो essential amino acids and non-essential amino acids क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं, दैट इज नॉन एसेंशियल फॉर अस. एंड ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिन्हें हमें बाहर से लेकर आना पड़ता है, दैट इज एसेंशियल फॉर अस. यही बात है ना, कि जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारे लिए खास नहीं है. लेकिन जो चीज़ हमसे दूर है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत खास है. हमें वही एक चीज़ चाहिए जो हमारे पास नहीं है, वही हमारे लिए एसेंशियल है. ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारे पास नहीं है वो हमारे लिए एसेंशियल है, जो हमारे पास है वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है फिर. ठीक है, वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, वो क्या हो जाएगा? नॉन एसेंशियल हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? सो व्हाट आर द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, बट दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी. वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, बट वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है. ठीक है, so essential amino acids are required by the human body, ठीक है. Essential amino acids are required by the human body, but it is not synthesized in our body. पर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ल्यूसीन एंड वेलिन. पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? वेलिन. सेकेंड इज ल्यूसीन. ठीक है, 2 एग्जाम्पल बोले थे ना. सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी.
ठीक है, और इट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। समझ में आ गया? सो नॉन एसेंशियल amino acids are required by the human body, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी को जरूरत है, एंड दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाता है, जैसे कि ग्लाइसिन एंड एलानिन। ठीक है, एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एलानिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन एंड एलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। So question 12 is define the term as related to protein। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज? जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और वहां से रिमूवल ऑफ वाटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन अमाइड फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन अमाइड फॉर्म बिटवीन दी, किसके बीच में अमाइड का फॉर्मेशन होता है? बेसिकली अमाइड का फॉर्मूला होता है CuNH2। जब अमाइड का फॉर्मेशन होता है C डबल बॉन्ड OH एंड NH2 के बीच में, ठीक है, तो वहां से जब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड फॉर्म्ड between the one molecule of COOH and one molecule of NH2 group। ठीक है, COOH एंड NH2 ग्रुप के बीच में जब अमाइड का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा है, एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर। किसका एलिमिनेशन होता है? यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन होता है बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया है कि ये तो पेप्टाइड लिंकेज है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखो एग्जाम्पल लिया था वेलिन का और ये वेलिन का और एलेनिन का। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का हम रिएक्शन करा के देख लेते हैं। तो NH2 कार्बन हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच होता है? CH3 का होल ट्वाइस। यही स्ट्रक्चर है वेलिन का। वेलिन का रिएक्शन किसके साथ करा दो? एलेनिन के साथ करा दो, तो CH3OOH, और यहां पे क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही CH3 अटैच होता है। बस भाई क्या होना है? यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन हटेगा यहां से, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटेगा यहां से। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? NH है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH बन जाएगा, और यहीं पे जो बॉन्ड बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, मैं बता देती हूँ, ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा। सो NH2 CH CH CH3 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड O, और O तो यहाँ से चला गया, NH CH CH3 एंड COOH। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड लिंकेज।
इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज, एंड दिस इज किससे मिलके बनाई है, वेलिन और एलेनिन से बन के बनाया, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, दूसरी चीज कही जा रही है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, ये बता दो, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, यस, प्रोटीन से रिलेटेड हमें बात बतानी है। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एक सीक्वेंस में, एक लिंकेज में, ठीक है, सबके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ठीक है, बहुत सारे पेप्टाइड मिलके क्या बना देंगे, पॉलीपेप्टाइड बना देंगे, समझ में आया। और वो किस चीज की चेन होती है, एक अमीनो एसिड्स की चेन होती है कि सारे अमीनो एसिड्स एक लाइन से कनेक्टेड है, एंड व्हेन 100 और मोर देन 100 अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, एंड देयर मास शुड बी 10,000 और मोर देन 10,000 यूनिट, ओके। सो यहां है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। चलिए अब हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, so the primary structure of protein refers to the a specific sequence, ठीक है, जिसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। so primary structure of protein consist a chain of amino acids, a chain of amino acids which connected through polypeptide, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज के बारे में बात की थी, किससे कनेक्ट होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एंड इन विच डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर अरेंज, ठीक है, इन विच डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड। इसमें बहुत सारे अलग अलग अमीनो एसिड्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म अ प्रोटीन, और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एलेनिन है, ठीक है, तो एलेनिन कनेक्ट हो गया वेलिन के साथ, फिर यहाँ पे लाइसीन आ गया, फिर यहाँ पे एलेनिन आ गया, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, ये पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है, ठीक है। और बहुत सारे जो पेप्टाइड लिंकेज मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, समझ में आ गया। नाउ थर्ड है डीनेचुरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन, क्या होता है आखिरकार ये डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन यानी कि कोई भी चीज अपने नेचुरल फॉर्म में थी उसको बिगाड़ देना इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अनकॉइलिंग कर देना प्रोटीन की इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अब या तो हम टेम्परेचर चेंज करके उनको डीनेचर्ड कर सकते हैं, पीएच चेंज करके उसको डीनेचर्ड कर सकते हैं, क्लियर है। तो किसी भी सब्सटेंस का बायोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ देना, उसकी ओरिजिनलिटी को बिगाड़ देना व्हाइल चेंजिंग इट्स पीएच एंड टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। सो डीनेचुरेशन means destroy the original या फिर
नेचुरल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है उस स्ट्रक्चर को बिगाड़ देना, उसके नेटिव फॉर्म को, उसकी ओरिजिनलिटी को बिगाड़ देना इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। ठीक है, सो डीनेचुरेशन मीन्स डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल नेचर या फिर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय changing its pH and temperature, उसके pH को चेंज करके, उसके टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है, और we can say uncoiling of protein in which quaternary protein convert to tertiary to secondary and secondary to primary। 4 डिग्री क्वार्टनरी टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शनरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेस्ट इसका एग्जाम्पल क्या है? कोगुलेशन ऑफ एग। जब हम एग को लेकर आते हैं तो हमें देखते हैं कि उसका जो बिना बॉईल किए वो कैसा होता है, लिक्विड पार्ट होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको बॉईल कर देते हैं उसका कोगुलेशन हो जाता है, उसकी अनकॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, सो कोगुलेशन ऑफ एग, ये इसका एग्जाम्पल है। कोगुलेशन ऑफ एग, ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। So question 13th is what are common type of secondary structure of protein? ठीक है भाई, कॉमन टाइप क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वन इज अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड वन इज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो there are the 2 types of secondary structure of protein। ठीक है, यहां पे 2 टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। पहला है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर? तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें होता क्या है? देखो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, है ना? इसका स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बात करेंगे हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक, इसका जो शेप होता है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आपकी बुक में भी कुछ ऐसा ही दिया गया, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो इन विच NH ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, किसके साथ कनेक्ट होता है? यस, रेसिड्यू फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाता है? कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक, यहां पे इस तरीके से आपको दिखेगा कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके के पूरे में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है। जबकि हम बीटा प्लेटेड शीट के बारे में अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लेक्स सा दिखता है, आप अपने बुक से देखकर एक बार बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में बात कर लेते हैं जरा। बीटा प्लेटेड शीट क्या है भाई? दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक, किसकी तरह ये दिखता है? एक प्लेटेड की तरह दिखता है, जिसमें हम उसको ऐसा फोल्डेड सा दिखेगा, प्लेट जो कि फोल्डेड टाइप में दिखेगा, ठीक है। इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दिस beta plated sheet is held together by the hydrogen bond, ठीक है। इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेट साइड बाय साइड। बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे दिखेगा? नाइट्रोजन है, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर इसके साथ H कनेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको दिखेगा, समझ में आया। फिर कार्बन के साथ फिर से नाइट्रोजन का बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। So question 14th is now what type of bonding help in stabilizing the alpha helix structures of the protein? तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हाइड्रोजन फॉर्म बिटवीन दी, किस किस के बीच में हाइड्रोजन फॉर्म होता है? NH ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कार्बन, ये कार्बोनिल के बीच में यहाँ पे हमें बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, जो कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, समझ में आ गया। सो द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द NH ग्रुप, ठीक है, किस किस के बीच में बनता है? एक तो NH ग्रुप के बीच में बनता है, NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड्स, NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड्स resides to, ठीक है, resides and the कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आता है, ठीक है। ग्रुप टू एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट, ग्रुप टू एडजेसेंट टर्न group 2 adjacent turn of alpha helix, group 2 adjacent turn of alpha helix help stabilizing the structure of protein. Alpha helix help in stabilizing the structure of protein. ओके, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? यस और नो? फटाफट से इसको बताइए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th। So question 15 is differentiate between globular and fibrous protein. Okay, हमें ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं फाइब्रस प्रोटीन
and then globular प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? जैसे किसी के खुले हुए बाल, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमें देखने के लिए मिले उसको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। उसका स्ट्रक्चर देखो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और इन्हीं के बीच में पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होगा, इन्हीं के बीच में बॉन्ड्स बने होंगे। जबकि अगर हम ग्लोबुलर के बारे में बात करें तो ग्लोबुलर आपको कैसा दिखेगा? इस तरीके से, इसमें आपको कॉइलिंग नजर आएगी, ठीक है, इसका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। सो इट इज अ फाइब्रस protein has a fiber like structure formed by the polypeptide chain. It is a fiber like structure. It is a fiber like structure, ठीक है, formed by the polypeptide chain, formed by the polypeptide chain. So it is a fibrous like structure, fibrous नहीं, fiber, it is a fiber like structure formed by the polypeptide chain, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, किससे मिलके बना है? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है। इसके अगर बारे में बात करें हम ग्लोबुलर के बारे में, तो ये क्या है? सो पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें भी होता है, बट पॉलीपेप्टाइड चेन इन दिस प्रोटीन इज फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ। सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे में फोल्ड होते हैं, समझ में आ गया? सो द पॉलीपेप्टाइड चेन इन दिस, द polypeptide chain in this folded form, ठीक है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैसे, किस तरीके से फोल्डेड फॉर्म है अराउंड इटसेल्फ, अराउंड इटसेल्फ। फाइब्रस के बारे में बात करें तो कैसा होता है? ये सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है? जनरली इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल क्या है फाइब्रस का? जैसे ग्लोबुलर के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि हार्मोन सच एज इंसुलिन, hormones such as insulin, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अगर वहीं अगर हम फाइब्रस के बारे में बात करें तो जो अपने बालों में कैरेटीन वगैरह कराते हैं, ठीक है, जो अपने बालों में कैरेटीन कराते हैं वो क्या हो जाएगा? जो हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है, हेयर कोलाजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या है? फाइबर प्रोटीन। समझ में आ गया? सो एग्जाम्पल है कैरेटीन। क्या प्रेजेंट होता है? कैरेटीन प्रेजेंट इन नेल्स एंड हेयर्स। ओके, सो आज की क्लास में हमने 15 तक यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज तक हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, फ्रॉम 10.16 to 10.25. Thank you so much.